एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज है 25 जनवरी 2024 और आज के इस वीडियो में 24 जनवरी 2024 और 25 जनवरी 2024 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। साथ ही साथ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, हिस्ट्री और स्टैटिक जीके को भी देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ अपने 16 सालों के लंबे प्रयास के बाद मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड। अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच का सम्मेलन चल रहा था जनवरी 2024 में दावोस में। ठीक है, उस सम्मेलन में भारत का नेतृत्व भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कर रहे थे। इसमें भारत के साथ स्विट्जरलैंड ने एक समझौता किया है कि वह भारत के साथ मिलकर मुक्त व्यापार समझौता करेगी। इसके लिए उन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, दोनों देशों ने, भारत और स्विट्जरलैंड ने। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यह घोषणा स्विट्जरलैंड के इकोनॉमिक मिनिस्टर गाई प्रमोलिन ने विश्व आर्थिक मंच के दावोस सम्मेलन में किया है। भारत के तरफ से इस सम्मेलन का नेतृत्व भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री वर्तमान में पीयूष गोयल हैं, उन्होंने की है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस किस स्वतंत्रता सेनानी के जयंती के रूप में मनाई जाती है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। अभी हाल ही में सुभाष चंद्र बोस का जयंती मनाया गया 24 जनवरी 2024 को, जो कि सुभाष चंद्र बोस के जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में वर्ष 2021 से मनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान के बाद। ठीक है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस के जीवनी पे प्रकाश डालेंगे और उनके बारे में कुछ इतिहास जानेंगे, उनके पॉलिटिकल करियर और देश के आज़ादी के लिए उन्होंने कौन सा एग्ज़ाम दिया, उनका जन्म कहाँ हुआ था, इन सभी डिटेल को इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो चलिए जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 23 जनवरी 2024 को सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती मनाई गई। इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में वर्ष 2021 से प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान के बाद पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इन्हें नेताजी की उपाधि सर्वप्रथम एडोल्फ हिटलर ने दी थी। देश में इन्हें नेताजी रविंद्रनाथ टैगोर ने कहकर संबोधित किया था। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था, जो कि एक बंगाली परिवार से संबंध रखते थे। इनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस था। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य प्रणेता थे, जिन्होंने देश के युवाओं को आज़ादी के लिए लड़ने का जज्बा दिया। नेताजी ने आज़ादी के लिए कई नारे दिए, जिनमें प्रमुख था जय हिंद, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और चलो दिल्ली जैसे नारे शामिल हैं। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता की लड़ाई में देशबंधु चित्तरंजन दास के कार्यों से प्रेरित होकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने कदम रखा और अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे 1939 में, और पहली बार 1939 में ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लेकिन किसी मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। 29 अप्रैल 1939 को उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने एक फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की, जो कि देश की सत्ता के लिए नहीं बल्कि देश को आज़ाद करवाने के उद्देश्य से बनाया गया था। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी 3 मई 1939 को। ठीक है, इनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ है 23 जनवरी 1897 को। ठीक है, इनके राजनीतिक गुरु कहा जाए तो चित्तरंजन दास हैं, जिन्हें देशबंधु कहा जाता है। ठीक है, और इनको सर्वप्रथम नेताजी कहकर एडोल्फ हिटलर ने संबोधित किया था, और भारत के अंदर इनको पहली बार नेताजी कहा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, उपाधि दी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत के 1 करोड़ परिवारों को उनके छत पर अपना रूफटॉप सिस्टम स्थापित करने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई है? ठीक है, तो हाल ही में भी प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उन्होंने देशवासियों को संबोधित करते हुए अपने ट्विटर कैंपेन पर लिखा है कि वह बहुत जल्द 1 करोड़ देशवासियों के लिए अपना रूफटॉप सिस्टम स्थापित करेंगे।
ठीक है। तो वो जो रूफटॉप सिस्टम स्थापित करेंगे वो किस नाम से योजना चलाई जाएगी? तो इस योजना का नाम है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ये पिक्चर रहा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का, जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना को लागू किया है, जिसका उद्देश्य है 1 करोड़ परिवारों को अपना रूफटॉप सिस्टम स्थापित करना, सोलर प्लेट लगाना छतों पे अपना, जिससे उनको बिजली में काफ़ी मदद मिलेगी, बिल से बचेंगे और किफ़ायती बिजली मिलेगी। ठीक है, और इससे देश में अक्षय ऊर्जा की भी खपत को कम किया जा सकता है। इसके फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पूरा होने के बाद घोषणा किया है कि भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफटॉप सिस्टम हो। अयोध्या से लौटने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने पहला निर्णय यह लिया है कि हमारी सरकार 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने के लक्ष्य को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना प्रारंभ करेगी। इससे गरीब और मध्यम वर्ग की बिजली बिल तो कम होगा ही होगा, साथ ही भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, तो इसे आपको याद रखना है। अभी हाल ही में लोको पायलट की वैकेंसी आई है, तो टीसीएस बेस्ड सारा एग्ज़ाम करवाती है रेलवे, तो इस टीसीएस बेस्ड सारा क्वेश्चन मैं अपने वीडियो में करवाता हूँ। आपको एक एक क्वेश्चंस हमारे वीडियो से देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार मैं क्वेश्चन को फिर एक बार दोहरा देता हूँ। हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत के 1 करोड़ परिवारों को उनके छत पर अपना रूफटॉप सिस्टम स्थापित करने के उद्देश्य से कौन सी योजना चलाई गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, प्राइम मिनिस्टर सनराइज प्लान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस में आयोजित हेनरी डेगलेन कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय पहलवान ने कांस्य पदक जीता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रवि कुमार दाहिया। रवि कुमार दाहिया, ये हैं रवि कुमार दाहिया, जिन्होंने हाल ही में फ्रांस में आयोजित हेनरी डेगलेन कुश्ती टूर्नामेंट में वर्ष 2024 में भारतीय पहलवान ने कांस्य पदक जीता है। यहाँ पे कंस लिखा गया है, गलती हो गया टाइप में करने में, तो यहाँ पे कांस्य यानी ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल ने इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, फ्रांस में आयोजित होने वाले हेनरी डेगलेन कुश्ती टूर्नामेंट में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता है, रवि कुमार दाहिया। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। साथ में एक आपको फैक्ट बता दूं कि फ्रांस में आयोजित हेनरी डेगलेन कुश्ती टूर्नामेंट में भारतीय पहलवान रवि कुमार दाहिया ने अभी हाल ही में हुए टोक्यो ओलंपिक में भी कुश्ती में रजत पदक जीता है। ठीक है, और वह टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले इस वर्ष के पहले व्यक्ति भी बन गए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केप वर्ड। अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2024 में घोषणा किया है कि वह केप वर्ड को मलेरिया मुक्त घोषित करेगा। ठीक है, ये हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख। ठीक है, इसके फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यह अफ्रीकी क्षेत्र का तीसरा देश बन गया है केप वर्ड, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। इससे पहले अफ्रीकी देश मॉरिशस एवं अल्जीरिया, जो कि साउथ अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, इसे ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। ठीक है, किसी देश को मलेरिया मुक्त WHO द्वारा कब किया जाता है? इसका आंसर है जब वह कम से कम 3 वर्षों तक संपूर्ण देश में मलेरिया के संरक्षण में रोकथाम दर्शाता हो। मतलब अगर किसी देश में 3 साल तक मलेरिया के रोकथाम के लिए किया गया प्रयास और इस बीच में कोई भी केस ना मिलने की वजह से उस देश को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड करती है और उसे घोषित करती है कि इस देश को अब मलेरिया मुक्त कर दिया जाए। तो अभी हाल ही में केप वर्ड को मलेरिया मुक्त जनवरी 2024 में किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनवरी 2024 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केप वर्ड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले, ठीक है, अब हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में
चलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं। WHO का हेड अभी वर्तमान में टेड्रस एडनॉम घेब्रेयेसस है। ये हैं टेड्रस एडनॉम घेब्रेयेसस, जो कि WHO के वर्तमान में हेड हैं, चेयरमैन हैं। ठीक है। WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO की स्थापना इस्टेब्लिशमेंट 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसके स्थापना के उपलक्ष्य में ही प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 में ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। तो 7 अप्रैल को इसीलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ठीक है, इसे याद रखना है। प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय राज्य के देसी खजूर की किस्म खारेक को हाल ही में GI टैग दिया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात के कच्छ। गुजरात के कच्छ में हाल ही में वहाँ में लोकल क्षेत्र में पाए जाने वाला देसी खजूर किस्म जिसका नाम है खारेक। ठीक है, खारेक को हाल ही में GI टैग दिया गया है। GI टैग क्या होता है इसके बारे में जानते हैं और क्यों दिया जाता है। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, GI टैग क्या होता है। GI का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। यह एक बौद्धिक संपदा का एक रूप है जो किसी उत्पाद को एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान से उत्पन्न होने की पहचान कराता है। ठीक है, GI टैग क्या है? GI का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है, यह एक टैग है जो कि एक बौद्धिक संपदा का एक रूप है जो किसी उत्पाद को एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान से उत्पन्न होने की पहचान कराता है। ठीक है, मान लीजिए आपका किसी किसी स्टेट में, किसी डिस्ट्रिक्ट में, एक स्पेसिफिक एरिया में आपका घर होगा, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें फेमस होती होगी, तो वहाँ पे कहा जाता है कि वहाँ उस स्थान का वो चीज़ फेमस है, यानी वहाँ वो स्थान पे वो चीज़ पाया जाता है। तो ऐसा ही चीज़ों के लिए, खाद्य पदार्थों के लिए जो पाया जाता है एक विशेष क्षेत्र में, उस वैसे ऐसे वस्तुओं को ही GI टैग प्रदान की जाती है, इसीलिए इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किर्गिस्तान। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में भारत और किर्गिस्तान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास पुलिस सशस्त्र बलों के द्वारा किया गया है, जिसका नाम है अभ्यास खंजर। अभ्यास खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, पिक्चर देख पा रहे होंगे आप, ये है भारत और किर्गिस्तान की सेना, जिन्होंने हाल ही में सशस्त्र सेना है, जिन्होंने हाल ही में संयुक्त रूप से अभ्यास खंजर का अभ्यास किया है। इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। यह एक भारत और किर्गिस्तान, यहाँ पाकिस्तान लिखा गया है, गलत टाइप हो गया दोस्तों, यहाँ पे किर्गिस्तान कर लेंगे। ठीक है, किर्गिस्तान। ऑप्शन बी में देख पा रहे होंगे आप, ऑप्शन ए में देख पा रहे होंगे, सॉरी, ऑप्शन ए में किर्गिस्तान। तो भारत और किर्गिस्तान के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य विशेष बल अभ्यास है, जिसे नाम दिया गया है अभ्यास खंजर, जिसका 11वां संस्करण वर्ष 2024 में हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ है। ठीक है, बकलोह हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित किया गया था संयुक्त सैन्य सशस्त्र बल, जिसका नाम है अभ्यास खंजर, जो भारत और किर्गिस्तान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। आप पिक्चर देख पा रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का 5वां देश कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। अभी हाल ही में जापान ने चंद्रमा पर अपने अंतरिक्ष यान को सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला वो विश्व का 5वां देश बन गया है। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। जापान ने हाल ही में अपना मून मिशन मून स्नाइपर को लॉन्च किया है, जिसका नाम है H2A, जो एक स्पेस क्राफ्ट है। H2A स्पेस क्राफ्ट के द्वारा स्लिम यानी स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून को प्रक्षेपित किया गया था, जो कि 23 जनवरी 2024 को चंद्रमा के सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किया है। इसी के साथ जापान विश्व का मून सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का 5वां देश बन गया है। जापान ने अपना लैंडर स्लिम को चंद्रमा के सियोली क्रेटर में लैंड कराया है। स्लिम लैंडर का वजन 200 kg है। जापान की स्पेस एजेंसी जक्सा है
जक्सा का फुल फॉर्म जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। जक्सा का जो हेडक्वार्टर है वो है चोफू सिटी, टोक्यो। और जक्सा का प्रेसिडेंट वर्तमान में है यामाकावा हिरोशी वर्तमान में जक्सा का प्रेसिडेंट है। ठीक है, जक्सा यानी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अक्टूबर 2002 को। याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जक्सा के बारे में हमने जाना और साथ ही साथ चंद्रमा पर जो अंतरिक्ष यान भेजा है जिसका नाम था मून स्नाइपर, उसके बारे में भी हमने जाना। एक बार मैं फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ, बताता हूँ आपको। जापान ने भी हाल ही में अपना मून मिशन जिसका नाम था मून स्नाइपर, ठीक है, को लॉन्च किया है। किस व्हीकल से? H2A व्हीकल से। ठीक है, और उस लैंडर का नाम क्या है? तो उस लैंडर का नाम है स्लिम, SLIM, स्लिम। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून को प्रक्षेपित किया था। 23 जनवरी 2024 को चंद्रमा के सतह पर सफलतापूर्वक लैंड हो गया है। इसी के साथ जापान विश्व का मून सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का 5वां देश बन गया। जापान ने अपना लैंडर स्लिम को चंद्रमा के सियोली क्रेटर में, जैसे भारत ने अपने मून मिशन चंद्रयान 3 को मून के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करवाया था, उसी प्रकार जापान ने चंद्रमा के सियोली क्रेटर पे एक सॉफ्ट लैंडिंग करवाया है अपने लैंडर से जिसका नाम है स्लिम। स्लिम लैंडर का वजन 200 kg है। जापान की स्पेस एजेंसी जक्सा है। जक्सा का फुल फॉर्म होता है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। जक्सा का हेडक्वार्टर चोफू सिटी, टोक्यो में है। जक्सा के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं यामाकावा हिरोशी और जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1 अक्टूबर 2002 को हुई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय शूटिंग जोड़ी ने मिश्रित शॉटगन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है वर्ष 2024 में? ठीक है, वर्ष 2024 में किस भारतीय शूटिंग जोड़ी ने मिश्रित शॉटगन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा ढिल्लो और गुरजोत सिंह। ठीक है, यह है राजा ढिल्लो और गुरजोत सिंह जिन्होंने हाल ही में शूटिंग जोड़ी हैं जो जिन्होंने मिश्रित शॉटगन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुवैत सिटी। अभी हाल ही में कुवैत सिटी में एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया। इसी एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप में भारत के राजा ढिल्लो और गुरजोत सिंह ने संयुक्त रूप से मिश्रित शॉटगन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, जिसका आयोजन कुवैत सिटी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय शूटिंग जोड़ी ने मिश्रित शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा ढिल्लो और गुरजोत सिंह। ये हैं राजा ढिल्लो और गुरजोत सिंह जिन्होंने हाल ही में एशियन शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, राजा ढिल्लो और गुरजोत सिंह। ठीक है, एशियन शॉटगन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन अभी हाल ही में कुवैत सिटी में हुआ है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है, जिसमें भारतीय शूटिंग जोड़ी राजा ढिल्लो और गुरजोत सिंह ने एशियन शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीत लिया है। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है जो मैं डिस्कस करता हूँ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुवैत सिटी। ठीक है, कुवैत सिटी में हाल ही में एशियन शॉटगन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत के शॉटगन मिश्रित खिलाड़ी राजा ढिल्लो और गुरजोत सिंह को कांस्य पदक मिला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए AI बेस्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कौन सी ऐप प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुवादी ऐप। अभी हाल ही में
शिक्षा मंत्रालय द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 के तहत केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए AI बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऐप लॉन्च किया है, जिस ऐप का नाम है अनुवादनी ऐप। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भारतीय भाषाओं में शामिल सभी भाषाओं को इस ऐप में शामिल किया गया है, जो एक भाषा से दूसरे भाषा में कन्वर्ट करके समझा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। ठीक है, शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्रालय द्वारा असम के गुवाहाटी में ब्रेव हार्ट लच्छिन बारफुकन पुस्तक का विमोचन किया गया? ठीक है, किस मंत्रालय द्वारा? आपसे क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस मंत्रालय ने असम के गुवाहाटी में ब्रेव हार्ट लच्छित बारफुकन पुस्तक का विमोचन किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय। अभी हाल ही में गृह मंत्रालय के मंत्री अमित शाह ने असम के गुवाहाटी में ब्रेव हार्ट लच्छित फुकन का पुस्तक का विमोचन किया है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं और लच्छित फुकन के जीवन पे प्रकाश डालते हुए इनके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस बुक को गृह मंत्रालय के मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है। अमित शाह ने अपने भाषण में कहा कि इस पुस्तक में लच्छित बारफुकन ने देश में कैसे कट्टरता और सत्ता के भूखे तत्वों के खिलाफ लच्छित के प्रतिरोध की प्रेरक कहानी शामिल है, जिन्होंने पूर्वोत्तर भारत में कट्टरता और भूखी सत्ता में बैठे ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने पूर्वोत्तर भारत का नेतृत्व किया था। इन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम को अंग्रेजों और मुगलों खिलजियों से एवं औरंगजेब जैसे विदेशी आक्रांताओं से असम की सुरक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने लच्छित फुकन को पूर्वोत्तर का शिवाजी की संज्ञा दी है। ठीक है, इसीलिए पूर्वोत्तर का शिवाजी कहा जाता है लच्छित बारफुकन को। ये आपको याद रखना है, स्टैटिक के तौर पर आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि पूर्वोत्तर के शिवाजी किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लच्छित बारफुकन। ठीक है, आगे देखते हैं। तो लच्छित बारफुकन ने सरायघाट की लड़ाई लड़ी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत के वीरों की प्राचीन कहानियों को हमसे छिपाया गया है, गलत तरीके से पेश किया गया है, जिसे देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य है राष्ट्रीय चेतना को फिर से जागृत करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैदराबाद में आयोजित BCCI नमन अवार्ड 2024 से किन दो भारतीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रवि शास्त्री और शुभमन गिल। रवि शास्त्री और शुभमन गिल को हाल ही में BCCI नमन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। यह है BCCI नमन अवार्ड 2024 का स्टेज, जहां से जो कि हैदराबाद में आयोजित किया गया था, जहां से भारतीय खिलाड़ी रवि शास्त्री जो कि भारतीय टीम के कोच हैं और शुभमन गिल को BCCI नमन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, जिसका आयोजन हैदराबाद में किया गया था। ठीक है, तो फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। हैदराबाद में आयोजित BCCI नमन अवार्ड 2024 से किन दो भारतीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रवि शास्त्री और शुभमन गिल। ठीक है, शुभमन गिल, ये है रवि शास्त्री और शुभमन गिल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे उत्तर प्रदेश सरकार का उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? ठीक है, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा किया है कि वह उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करेंगे। तो किन दो भारतीयों को वर्ष 2024 का उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है, देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट है। ये हैं डॉक्टर और वैज्ञानिक रितु और इंडस्ट्रियलिस्ट ये हैं वैज्ञानिक डॉक्टर रितु और इंडस्ट्रियलिस्ट नवीन, जिन्हें हाल ही में
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार का गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस पुरस्कार के बारे में कुछ जानते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, या पुस्तक इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। दोस्तों, यह पुरस्कार उत्कृष्टता को स्वीकार करने और भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है वर्तमान में वैज्ञानिक डॉक्टर रितु और इंडस्ट्रियलिस्ट नवीन को। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल वर्तमान में आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्था ने भारत के सबसे बड़े रीन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनविट के सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रा ट्रस्ट में 4.86 बिलियन रुपए का निवेश किया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, AIIB। ठीक है, यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB का फुल फॉर्म होता है, जिन्होंने हाल ही में भारत के सबसे बड़े रीन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनविट के सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रा ट्रस्ट में 4.86 बिलियन रुपए का निवेश किया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं, AIIB के बारे में जानते हैं। चलिए, तो AIIB का फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। AIIB की स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुआ था। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है और इसके जो वर्तमान में चेयरमैन और हेड हैं वो हैं जिम लिकियोन। और इस संस्था का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश और इसमें वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 109। जैसा आप देख रहे होंगे, वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 109 है। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। ठीक है, इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश और इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुआ था। AIIB का फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक RXIL ग्लोबल IFC लिमिटेड के इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विसेज प्लेटफॉर्म पर निर्यात के लिए वित्त लेन देन निष्पादित करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वो पहला बैंक बना। आपसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक RXIL ग्लोबल IFSC लिमिटेड के इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विसेज प्लेटफॉर्म पर निर्यात वित्त लेन देन निष्पादित करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, यस बैंक। अभी हाल ही में यस बैंक ने RXIL ग्लोबल IFSC लिमिटेड के इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विसेज प्लेटफॉर्म पर निर्यात वित्त लेन देन निष्पादित करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है। ठीक, इसके कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। IFSCA के तहत रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म तेजी से प्रोसेसिंग के साथ कंपिटिटिव रेट पर फैक्टरिंग और फोर्टिफाइंग और अन्य व्यापार वित्त पोषण सेवाओं के माध्यम से ऋण की व्यवस्था करने के लिए डिजिटल अवसर प्रदान करता है। वर्तमान में यस बैंक का जो संस्थापक थे, इसके कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। IFSCA के तहत रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म तेजी से प्रोसेसिंग के साथ कंपिटिटिव रेट पर फैक्टरिंग और फोर्टिफाइंग और अन्य व्यापार वित्त पोषण सेवाओं के माध्यम से लोन की व्यवस्था करने के लिए डिजिटल अवसर प्रदान करता है। ठीक है, यस बैंक के बारे में जानते हैं। यस बैंक का जो संस्थापक थे, फाउंडर हैं, वो है राणा कपूर और अशोक कपूर। यस बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। यस बैंक का जो स्थापना हुआ था वो 2004 में हुआ था। यस बैंक के वर्तमान में जो चेयरमैन हैं वो है सुनील मेहता और वर्तमान में MD और CEO हैं प्रशांत कुमार। ठीक है, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है।
ये जो मैं आपको यस बैंक के बारे में बता रहा हूँ, इसे ही स्टैटिक जीके बोलते हैं। एग्जाम में आपसे डायरेक्टली इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यस बैंक के वर्तमान में एमडी और सीईओ कौन है। ठीक है, ये है स्टैटिक जीके जो करंट में ही आता है, लेकिन आजकल काफ़ी एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, स्पेशली टीसीएस के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो एक बार फिर देख लेते हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर, फाउंडर राणा कपूर और अशोक कपूर है। यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी। यस बैंक के वर्तमान में चेयरमैन सुनील मेहता हैं और यस बैंक के वर्तमान में एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईसीसी अवार्ड 2023-24 में वनडे टीम ऑफ द ईयर कैप्टन किसे बनाया गया है। ठीक है, किसे चुना गया है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आईसीसी अवार्ड 2023-24 में वनडे टीम ऑफ द ईयर कैप्टन से किसे सम्मानित किया गया है या किसे चुना गया है। ठीक है, अभी हाल ही में आईसीसी अवार्ड 2023-24 का वितरण किया गया, जिसमें वनडे टीम ऑफ द ईयर कैप्टन रोहित शर्मा को चुना गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। रोहित शर्मा को हाल ही में आईसीसी अवार्ड 2023-24 में वनडे टीम ऑफ द ईयर कैप्टन से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आईसीसी के बारे में जानते हैं। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, इसकी स्थापना 15 जून 1909 में किया गया था। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात में है। ठीक है, आईसीसी के वर्तमान चेयरमैन ग्रेग बर्कले हैं और आईसीसी के सीईओ जेफ अलार्डिस हैं। ठीक है, जेफ अलार्डिस आईसीसी के वर्तमान सीईओ हैं। ठीक है, जबकि आईसीसी के वर्तमान चेयरमैन ग्रेग बर्कले हैं। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुआ था। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है। ठीक है, दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात में। ठीक है, आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बर्कले हैं, आईसीसी के सीईओ जेफ अलार्डिस हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, यहाँ भारत ने और टीडियों, ठीक है, ने टीडियों, टीडियों, ये है टीडी, हिंदी में बोलते हैं टीडी इसे, और इंग्लिश में बोलते हैं ग्रास हॉपर। तो हाल ही में भारत ने टीडियों से निपटने के लिए किस देश को 40,000 लीटर मेलाथियान प्रदान किया है। ठीक है, क्या प्रदान किया है, मेलाथियान प्रदान किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। अभी भारत ने हाल ही में अफगानिस्तान को टिड्डियों से निपटने के लिए 40,000 लीटर मेलाथियान प्रदान किया है। मेलाथियान एक रासायनिक मेडिसिन है जिसे हवा में छिड़काव करने से टिड्डियाँ भाग जाती हैं। ठीक है, उसके स्मेल से वो भाग जाती हैं। जैसे हम लोग स्प्लिट का इस्तेमाल करते हैं मच्छर भगाने के लिए, ठीक इसी प्रकार स्प्रे करने के बाद मेलाथियन को टिड्डियाँ भाग जाती हैं। ठीक है, हालांकि क्यों ऐसा होता है, तो दोस्तों अफ़गानिस्तान में जहाँ भी थोड़ा एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पे बहुत सारे टिड्डियों का झुंड आ जाता है, जिससे फसल को नुकसान पहुँचता है। इस फसल को नुकसान से बचाने के लिए अभी हाल ही में भारत ने अफ़गानिस्तान की मदद की है और इसी के साथ 40,000 लीटर मेलाथियन प्रदान किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया ओपन 2024 की महिला एकल का खिताब किसने जीता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ताई तजू इंग। ताई तजू इंग, ये हैं ताई तजू इंग जो कि चाइना की हैं। इन्होंने हाल ही में इंडिया ओपन 2024 की महिला एकल का खिताब जीत लिया है। ठीक है, महिला एकल का, ठीक है, वुमेन्स सिंगल का खिताब जीत लिया है इंडिया ओपन 2024 का। कौन, चीन की ताई तजू इंग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के लिए किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना की शुरुआत की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। अभी हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के लिए अपने राज्य की जनता को एक योजना चलाई है, जिस योजना का नाम है गृह ज्योति योजना। ठीक है,
गृह ज्योति योजना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में अपने जनता के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के लिए गृह ज्योति योजना की शुरुआत की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 जनवरी। 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का जो थीम है वो भी आपको याद रखना है। इसका थीम है अस्थाई शांति के लिए सीखना। ठीक है, अस्थाई शांति के लिए सीखना, ये है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 का थीम है अस्थाई शांति के लिए सीखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2026 में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस की मेजबानी कौन करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैड्रिड। मैड्रिड शहर ने हाल ही में घोषणा किया है कि वर्ष 2026 से लेके वर्ष 2028 तक इन सालों में जो भी स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला रेस 1 होगा, पिक्चर देख रहे होंगे आप, ये है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस का वो, जिसका आयोजन वर्ष 2026 से लेकर वर्ष 2028 तक मैड्रिड शहर में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस शहर में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का निर्माण किया जाएगा? ठीक है, अभी हाल ही में भारत में एक मस्जिद का निर्माण किया जाएगा जिसका नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ये कहाँ इसका निर्माण किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अयोध्या। हाल ही में अयोध्या में मस्जिद का निर्माण शुरू होगा जिस मस्जिद का नाम होगा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ठीक है, ये उसी ज़मीन पे बनाया जाएगा जिसमें राम जन्मभूमि के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया था, उस जजमेंट में जो राम मंदिर हिंदू पक्ष को और मुस्लिम पक्ष को उसी के थोड़ा सा दूर ज़मीन दिया गया था मस्जिद को निर्माण करने के लिए, उसी ज़मीन पे इस मस्जिद का निर्माण कराया जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट वाला देश बन गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हांगकांग। अभी हाल ही में ब्लूमबर्ग रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ने हांगकांग को पीछे छोड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट वाला देश बन गया है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट 2024 के अनुसार किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया है? तो वो है आपका ऑप्शन बी हांगकांग को पीछे छोड़कर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 20 मिलियन एक्टिव क्रेडिट कार्ड तक पहुंचने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का ऋणदाता बैंक कौन बन गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक ने अभी हाल ही में अपना टारगेट 20 मिलियन एक्टिव क्रेडिट कार्ड तक पहुंचने का लक्ष्य प्राप्त किया है और इसी के साथ वह देश का पहला सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा लोन दाता बैंक बन गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विंग्स इंडिया 2024 में भारत की पहली स्वनिर्मित विमान सीट का निर्माण किस इंजीनियरिंग फर्म द्वारा किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा बेंगलोर में स्थित टाइम टूथ इंजीनियरिंग। ठीक है, ये है बेंगलोर स्थित टाइम टूथ इंजीनियरिंग जिन्होंने हाल ही में विंग्स इंडिया 2024 जिसका आयोजन बेंगलोर में हुआ था, इसमें भारत की पहली स्वनिर्मित विमान सीट यानी जो विमानों का सीट बनाया जाता है उसको पहली बार भारत में बनाया जा रहा है मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत। ठीक है, इस सीट निर्माण को तैयार किया है इंजीनियरिंग फर्म टाइम टूथ जो कि बेंगलोर में स्थित है। चल ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो आज का पूरा होता है। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।